Good morning, class. Today we are going to start inverse proportion. Okay, what in our previous class we have completed the direct proportion and its exercise. Now, what is inverse proportion? For example, I am going to explain you with the help of example. क्या होता है अगर आपके क्लास में 25 बच्चे हैं, देयर आर 25 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास एंड 50 sweets are there. You have to distribute equally among 25 students. ठीक है, तो आप क्या करोगे? 50 है, 25 स्टूडेंट्स को देना है, तो पर बच्चे को 2 लड्डू मिलेगा. ठीक है, अगर क्वांटिटी क्या है 25 है और 50 स्वीट्स है और आपको बच्चों को स्वीट्स बांटना है, तो 2 स्वीट्स पर बच्चों को मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ क्या हो जाए 50 हो जाए, तो बताइए कितने स्वीट्स बटेंगे? तब पर बच्चों को 1 स्वीट मिलेगा. कितना मिलेगा? 1 स्वीट ईच. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम स्ट्रेंथ कम थी तो उस हिसाब से तो थी, लेकिन जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ी तो स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? कम हो गया. पहले 2 मिल रहा था, अब क्या होगा? 1 मिलेगा. ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए जरा क्वेश्चन जो है, क्या है क्वेश्चन? सॉरी, नॉट द क्वेश्चन. ये देखिए आपके सामने जो डेफिनेशन है, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इनवर्स. क्या होता है? ये 2 क्वांटिटी जो है एक्स और वाई, ये इनवर्स कहलाती है प्रोपोर्शन में. कब? जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, या डिक्रीज करेगी. तो जो वैल्यू है वाई की, अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वाई की वैल्यू क्या हो रही थी? डिक्रीज. जैसे एक्स में स्ट्रेंथ जो है 25 था, तो पर बच्चों को 2 स्वीट मिल रहा था ना. मतलब जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी, क्या हुआ? 25 से 50 हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 से क्या हो गया? 1 हो गया. तो ये कैसा प्रोपोर्शन है? ये प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन है. समझ में आई बात? यहाँ पे क्या होता है, इन सच अ वे दैट एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट. इस तरह से होता है कि जब हम एक्स और वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट. जैसे आप देखिए 25 था और 50 था. ठीक है, तो जब हम 25 में पर बच्चों को 2 मिल रहा था, तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया? 50 आया. ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 25 थी और y की वैल्यू 2 थी. जब हम x की वैल्यू 25 से क्या कर देते हैं? 50 कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर बच्चों को कितना होगा? 1. अब देखिए 50 है और 1 बच्चा, तो 50 इंटू 1, ये भी 50. तो यहाँ पे जो x और y का प्रोडक्ट किया जा रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, और इनवर्स में क्या होता है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 एंड सो ऑन. आपको इतना समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके आगे. देखिए 13.2 का पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे ही इंक्रीज करेगा, इनके जो काम करने का समय होगा, द टाइम विल डिक्रीज, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्कर लगेंगे उतना जल्दी काम होगा. ठीक है, तो ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि एक देखिए यहाँ पर जब 1 वर्कर था, तो 1 वर्कर कंप्लीट कर रहा था कितने दिन में? 5 डेज में. ठीक है, लेकिन वही जब हम 1 वर्कर से क्या कर दे, इसको 5 वर्कर कर दे, तो इस घर को बनाने में कितना दिन लगा? 1 ही दिन लगा. बात समझ में आई? तो जैसे ही वर्कर, ये x है, x की वैल्यू हम इंक्रीज कर दिए, यहाँ जो नंबर ऑफ डेज था y, वो क्या हो गया? डिक्रीज. तो ये कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है, नाउ 13.2 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड पार्ट. आपको इसमें बस यही बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है.
तो देखिए, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है कि जब दो क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, कब होती है? इफ द विथ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीज। क्या होता है? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करती है। तो एज द टाइम टेकन फॉर जर्नी, जैसे ही समय बढ़ेगा डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा समय हम बढ़ाते जाएंगे हम उतनी ज्यादा दूरी ट्रैवल करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, मतलब ये इनवर्स प्रपोर्शन नहीं है। नाउ इसी तरह आप 13.2 का पहले के फर्स्ट सेकेंड पार्ट मैंने बता दिया, रिमेनिंग पोर्शन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ कम्स 13.2 सेकेंड। यहाँ क्वेश्चन देखिए लिखा है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ रुपीज कितना है? 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। जैसे हमने कहा था वो वाला कि 50 स्वीट्स था और हमें 25 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना था, वैसे ही यहाँ पे 1 लाख है और इसे कितने में डिवाइड करना है? अमंग द विनर्स इक्वली। अब आपको कंप्लीट करना है इस टेबल को। ठीक है, कैसे होगा? ये देखिए, गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन प्राइस, टोटल प्राइस ऑफ मनी। ओके, अब हमें क्या करना है? इस प्राइस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो प्राइस ईच विनर गेट, अगर नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो क्या होगा? टोटल प्राइस ऑफ मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विनर्स। क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1, मतलब एक पर्सन को क्या मिलेगा? ये तो आपका यूनिटरी मेथड है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो गया? 1 लाख हो गया अगर एक विनर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या है, जब नंबर ऑफ विनर्स यहाँ पर 1 था तो ये था, अब 2 था तो 50 हो गया, 50,000। क्यों? क्योंकि 2 होगा तो एक को 1 लाख मिला, 2 होगा तो क्या होगा? टोटल प्राइस मनी 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विनर्स, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 50,000। इसी तरह बताइए 4 का होगा तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं? 4 है और टोटल प्राइस वही रह गया, क्या? 1 लाख। तो क्या करेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4, ये आपके सामने हो जाएगा 25,000। ठीक है, इसी तरह आप बाकी भी कर लीजिएगा। ये देखिए, जिस तरह नंबर ऑफ विनर्स 8 होंगे तो 1 लाख को 8 से डिवाइड कर देंगे। आप ये मत समझिएगा यहाँ x और y क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है? 1 लाख है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम वैल्यूज निकाल रहे हैं x और y का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर, जो टोटल प्राइस था वो अपॉन जितने हैं उतने हमें डिवाइड करना है ना, इक्वली डिवाइड करना है। जैसे 50 स्वीट्स था और 25 बच्चों में हमें डिवाइड करना था, तो हम क्या कर रहे थे? 50 को 25 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमें क्या मिला था? 2। समझ में आ गई बात? इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 13.2 का। इसे भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिखा, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। He wants to fix equal spokes in such a way that angle between any pair of consecutive spokes are equal. अब जरा यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पर सर्कल है और सर्कल का सेंटर पे कितना एंगल होता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो जब यहाँ पे 3 स्पोक्स लगे इक्वली तो 360 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए कितना है? 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या कर रहा है? 360 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह 8 होगा तो 8 क्या करेगा? 360 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे? टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय क्या होगा? जितने नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो सेंट्रल एंगल इज 360 एंड नंबर ऑफ स्पोक्स इज 4। तो 360 डिवाइडेड बाय अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? तो 4 9 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा टेबल हो गया। सो आवर टेबल बिकम्स क्या?
कि नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल बिटवीन अ पेयर कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 90 डिग्री। अगर 6 स्पोक्स है तो जो एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल पर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में, तो उसमें 60 डिग्री होगा और 8 है। इसी तरह आप रिमेनिंग खुद से कर लेंगे जिस तरह मैंने यहाँ बनाया है। क्या हो गया यहाँ पे, नाउ आवर क्वेश्चन इज are the number of spokes and the angle formed between the pair of consecutive spokes is inverse। तो क्या देखिए, जैसे जैसे यहाँ देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 4 से 6 हुआ तो ये 60 डिग्री हो गया। तो जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहा है तो यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटेगा। जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ेंगे एंगल का मेजरमेंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। समझ में आई बात। तो ये क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गई बात, यही चीज था। अब है अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील एंड 15 स्पोक्स। अब आपको बताना है कि अगर इसमें क्या हो जाए, 15 हो जाए, क्या 15 हो जाए, नंबर ऑफ स्पोक्स की वैल्यू 15 हो जाए तो क्या होगा। तो आप सिंपली कर सकते हो ये भी कि 360 को आप, या सिंस द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्या है यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और एंगल्स है ये दोनों क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में था। तो यहाँ देखिए टेबल मैंने बनाया है कि ये x की वैल्यू है और ये क्या है, y की वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे बढ़ रहे हैं एंगल वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो x1 अगर 4 रख दे यहाँ पर और y1 क्या है 90 डिग्री, इज इक्वल टू y, x2 आपका 15 हो जाए और y क्या हो जाए, y ही रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू में निकालनी है कि 15 डिग्री है। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 90 और 15 इंटू यहाँ पे क्या है y, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो ट्रांसपोज कर जाएगा 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 15। तो क्या होगा, 15 6 जा 90 और 4 6 जा 24। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 24 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन द स्पोक्स व्हेन देयर आर नंबर ऑफ 15 स्पोक्स, सो द सेंट्रल एंगल, each central angle will be equal to 24 डिग्री। अंडरस्टूड। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।